नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। क्या 400 सीटों वाली पार्टी बदल सकती है संविधान? जाने नियमों की कसौटी पर कितना खरा है यह बयान। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन सबसे ज्यादा विवादों और चर्चा में रहा है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1976 में इसे पारित किया। इस अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे। इसे 42वां संशोधन अधिनियम या संविधान अधिनियम 1976 भी कहा जाता है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत दिलाएं। उन्होंने कहा, हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने पर राज्यसभा बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी। उनके इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संविधान में अब तक संशोधन या बदलाव नहीं किया गया है। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ, उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 2 संशोधन होते हैं। इमरजेंसी के वक्त तो संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदल दिए थे। यही वजह है कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में भी संविधान में 8 बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कि क्या था 42वां संशोधन। इंदिरा गांधी के शासन काल में इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन हुआ था। ये संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद रहा है। उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है। यही वजह है कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन से न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया था, जबकि विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थी। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति दे दी गई थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए या बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। दूसरी तरफ राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया था। अहम बात यह थी कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी विवाद की स्थिति में सांसद विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया था और संसद का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। इस संशोधन के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल हुआ, सियासत गर्मा गई। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस संशोधन के कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ नहीं की गई। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों किया था संविधान में इतने बड़े व्यापक बदलाव। देश के इतिहास में 19 मार्च 1975 को ऐसा पहली बार हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोर्ट में गवाही देने के लिए आना पड़ा था। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। राजनारायण ने गलत तरीकों से चुनाव जीतने का आरोप लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध करार दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया। विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग तेज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे तो दे दिया, लेकिन पार्टी में भी एक खेमा इंदिरा गांधी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की आवाज उठाने लगा। दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष दिल्ली की सड़कों पर उतर आया। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी रैली निकाली गई और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जैसे नारे गूंजने लगे। इस्तीफा का दबाव बढ़ा तो इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करने की तैयारी कर ली। राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की रात 11:45 पर संविधान के अनुच्छेद 352 यानी 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन
यानी कि 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उसमें आंतरिक खतरों से निपटने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी बताया। और यही कारण रहा कि इमरजेंसी के समय संविधान में किया गया था इतना बड़े व्यापक बदलाव। इमरजेंसी में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ। इस संशोधन के मुताबिक न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। करीब 2 महीने बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था, लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया। इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को समय की जरूरत बताया और उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया। देश के संविधान में 3 तरह के संशोधन होते हैं। इनमें से दूसरे और तीसरे तरह के संशोधन अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत आते हैं। पहला विधेयक ऐसे विधेयक जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के कह रहा हूं कि संसद से साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। दूसरे ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 यानी 368 खंड 2 के मुताबिक विशेष 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। और तीसरे विधेयक ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित है और जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन जरूरी है। दोस्तों, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, ये बताना कोई जरूरी नहीं है कि क्या संविधान में बदलाव संभव है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन का जिक्र किया गया है। इसमें संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 यानी 368 के मुताबिक संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में बदलाव करने का अधिकार है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के वोट की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनुमति देनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में अगर संशोधन हो सकते हैं तो संशोधन के लिए क्या जरूरी है, आइए समझते थोड़ा। संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ 2/3 राज्यों में भी जीत हासिल करना जरूरी है। संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जो इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को सिर्फ राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भी 10 साल में अभी तक 8 बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे 99वां संशोधन था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जो कि साल 2015 में हुआ था। उसी तरह से 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि 2015 में हुआ था। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST अधिनियम 2016 में। 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान दर्जा 2018 में हुआ था। 103वां संशोधन EWS को शिक्षण संस्थानों नौकरियों में 10% आरक्षण, ये साल 2019 में किया गया था। 104वां संशोधन लोकसभा विधानसभाओं में SC ST आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ये साल 2019 में ही किया गया था। 105वां संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान, ये 2021 में किया गया। और 128वां संशोधन महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण, ये साल 2023 में पास हुआ। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत देना होगा। उन्होंने आगे कहा, अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आना होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।